Hello students, I am S.V. Thakur, known as ठाकुर सर in Delhi. बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डॉक्टर एस.सी. वर्मा की बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स के चैप्टर 29 में क्वेश्चन नंबर 39 तक कर लिए थे. अब इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं. आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एस.सी. वर्मा बुक से चैप्टर 29 से. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन में है अ रॉड ऑफ लेंथ L, कैपिटल L, हैज अ टोटल चार्ज Q, कैपिटल Q, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ. मतलब L लेंथ की रॉड है, उस पर कैपिटल Q चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इट इज बेंट इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल. एक रॉड है, लेंथ है इसका L, चार्ज इस पर है Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब इस रॉड को क्या करा गया? इस रॉड को बेंड कर दिया गया, मोड़ दिया गया. अब कह रहे इट इज बेंट इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल, आधा सर्कल बना दिया, हाफ सर्कल बना दिया इसको. अब कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेमी सर्कल. जो सेमी सर्कल बने हैं उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. तो बच्चों इसको सेमी सर्कल बना दीजिए. ये बना दिया हमने सेमी सर्कल, सीधा रॉड को सेमी सर्कल बना दिया, यानी हाफ सर्कल बना दिया. यदि इसको पूरे ऐसे हम लोग सर्कल बना दें, उस सर्कल के सेंटर अप्रॉक्स यहाँ पर सपोज कर लीजिए, तो यही हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. यदि इस हाफ सर्कल को पूरा सर्कल बना दिया जाए ऐसे, तो ये हो जाएगा सर्कल के सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब रेडियस इसका हम पता लगा लें. मान लीजिए कि रेडियस इसका है कैपिटल R. ठीक है. अब जैसा कि हम लोग पीछे कई सारे प्रॉब्लम अब कर लिए, बॉडीज की वजह से कूलम्स लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, वही प्रोसेस यहाँ भी लगेंगे. तो चलिए एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं. पहले लिया हमने एक स्मॉल एलिमेंट, ये एक स्मॉल एलिमेंट लिया. इस एलिमेंट की लेंथ को हम बोल रहे हैं dl. इस पे जो चार्ज है इसको बोल लेते हैं dq. चार्ज ऑन दिस एलिमेंट इज dq. अब ये जो एलिमेंट लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल देख लीजिए. स्मॉल एलिमेंट पर ये जो एंगल होगा ये स्मॉल होगा. इसको लिख लिया हमने d थीटा. दिस एंगल इज d थीटा एंगल लिख लिया हमने इसको. अब ये जो रेडियस लिए हैं हम, इससे ये जो एंगल हो गया, इस एंगल को थीटा सपोज कर लीजिए. अब इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए. तो चार्ज तो पॉजिटिव प्रॉब्लम ने दिया है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है पूरे पर. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये रिपल करेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ आएंगे. DE स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज, स्मॉल एलिमेंट की चार्ज DE सपोज कर लीजिए. अब DE का वैल्यू निकाल लीजिए. तो देखिए DE इक्वल टू क्या होगा, तो DE इक्वल टू K लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को. कभी कभी K लिख करके थोड़ा सा टाइम की बचत करते हैं हम लोग. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू इसका जान ही रहे हैं आप लोग, 9 × 10⁻⁹ SI यूनिट में. नाउ K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज DQ. अब यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस तो ही R होगा बिकॉज ये रेडियस है. ठीक है, तो रेडियस चलिए लिख भी देता हूं, तो अपॉन R². अब देखिए हमें DQ की जरूरत है, तो हम निकाल लेंगे, यूनिटरी रूल से निकाल लेंगे. L लेंथ पर चार्ज है Q, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ. जो रॉड है इस पर, जो हमारा ये रॉड फोल्ड करके इस रॉड को सेमी सर्कल बना दिए हैं, इसके यूनिट लेंथ पर चार्ज. तो L लेंथ पर चार्ज Q है, तो यूनिट लेंथ पर 1 मीटर पर चार्ज क्या होगा, Q/L. यूनिटरी रूल लगा दीजिए.
या फिर आप चाहें तो इसको लैम्डा लिख करके चलिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ को लैम्डा भी लिखते हैं आप इसको, चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है चार्ज बाय लेंथ, ऐसे भी चल सकते हैं। अब डीएल लेंथ पे चार्ज, तो चार्ज ऑन लेंथ डीएल लेंथ पे चार्ज, क्यू बाई एल डीएल, नहीं लैम्डा लिख करके चलते हैं तो लैम्डा इक्वल टू क्या लेते हैं चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी में कांस्टेंट होंगे तो फिर चार्ज इक्वल टू जो भी लेंथ लेंगे, लेंथ इनटू लैम्डा कर लेंगे तो लैम्डा इनटू लेंथ चार्ज मिल जाएगा। अब यही चार्ज हमारा क्या है डी क्यू, दिस इज डी क्यू। रख लेते हैं इक्वेशन 1 में, रखिए पुट करिए इक्वेशन 1 में इसको। नाउ इक्वेशन 1 से तो फिर डी ई इक्वल टू क्या मिलेगा हमें कि डी क्यू के जगह पर रख लिया डी क्यू के वैल्यू आर स्क्वायर नीचे, आर स्क्वायर नीचे। अब बच्चों यहीं पर एक बात समझने वाली है, होल रिंग की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ऑन द एक्सिस एट द सेंटर, ठीक है। यदि आपको देखना है पीछे के लेक्चर्स तो फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लेलिस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाइए या फिर SC वर्मा सॉल्यूशन के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, आपको मिल जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन रॉड, थिन वायर, ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और कैसे खोजेंगे अब तो पता है आपको, फिर भी मैं बता देता हूं, हैश ठाकुर सर टाइप करिए, आपको मिल जाएंगे पूरे प्लेलिस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, SC वर्मा सॉल्यूशन का, उसमें देखिए। या फिर आप जो अपना चैनल है फिजिक्स बाय ठाकुर सर, इस पर क्लिक करिए, आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। तो चलिए अब जो बात हम लोग करने जा रहे हैं कि यदि पूरा सर्कल है तब तो अपोजिट एलिमेंट, आमने सामने की एलिमेंट लेकर के हम लोगों ने जांच करा कि इंटीग्रेट करने पर, ऐड करने पर कौन सा कंपोनेंट बचेंगे, कौन सी कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। लेकिन यदि पूरा सर्कल ना हो, यदि सर्कल में थोड़ा सा भी कट हो या कहिए कि आर्क हो, कंप्लीट सर्कल नहीं हो आर्क हो, तो क्या करिए कि उसके मिडिल पॉइंट पर, ठीक है, आर्क के मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। कहां से, जिस पॉइंट पर कहता है निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमसे कहा गया इस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट सी से मिडिल पॉइंट ऑफ आर्क जो है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, और इस परपेंडिकुलर से जितने डिस्टेंस पर इधर एलिमेंट उतने ही डिस्टेंस पर इधर एलिमेंट, दोनों तरफ इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर एलिमेंट लेकर के और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके जांच कर लीजिए, रिजॉल्व करके जांच कर लीजिए कौन सी कंपोनेंट इंटीग्रेट करने पर, ऐड करने पर जीरो होगा, कौन सी कंपोनेंट जीरो नहीं होगा। जो जीरो नहीं होगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए अब हम लेते हैं ठीक इतने ही डिस्टेंस पर या कहिए इतने एंगल पर दूसरे तरफ से लेते हैं एलिमेंट। तो ये हमने ले लिया थीटा एंगल पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, ये जो आर्क है इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर है ये लाइन। तो फिर इधर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के दूसरे तरफ ले रहे हैं एलिमेंट, इतने ही एंगल थीटा पे, इतनी ही बड़ी एलिमेंट जितना बड़ा इधर लिए हैं, डीएल चार्ज क्या होगा इस पर, डी क्यू। नाउ ये एंगल क्या होगा, डी थीटा, सब कुछ सेम। अब यहां पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये डी क्यू क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, इधर ये रिपेल करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही होंगे, यही रहेंगे। अब फटाफट रिजॉल्व कर दीजिए अलोंग एक्स एक्सिस ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस रिजॉल्व कर दीजिए दोनों डीई को। अब एक एंगल देखिए, ये एंगल थीटा, तो एंगल थीटा, डीई का कंपोनेंट इधर क्या होगा, डीई कॉस थीटा, तो फिर डीई का कंपोनेंट इधर के तरफ क्या होगा, डीई साइन थीटा, लेकिन इसमें माइनस डालेंगे हम लोग, क्यों, राइट साइड हम लोग एक्स एक्सिस ले लिए पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव लेना होगा, तो माइनस डीई साइन थीटा। अब इस डीई का
तो फिर ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी थीटा है, तो इस डी का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा, जिस लाइन से एंगल उस पर कॉस लेते हैं कंपोनेंट में, तो ये हो गया हमारा डी ई कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, तो इधर क्या होगा डी ई साइन थीटा। देखिए बच्चों क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यदि कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो क्या होगा 0। तो यदि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर यदि एलिमेंट लेते हैं तो सभी पेयर ऑफ एलिमेंट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम हो जाएगा 0। तो फिर हम इसको ऐड कर लेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट को ऐड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट। अब ये ऐड करेंगे कैसे, बाय इंटीग्रेशन ऐड करेंगे। तो चलिए डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, तो मेंशन कर लीजिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अब डी ई कॉस थीटा को हम लोग वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें और इंटीग्रेट कर दें इसको। अब तो चलिए वन वेरिएबल में कन्वर्जन कर रहे हैं पहले इसको हम लोग। तो डी ई तो सामने है के क्यू बाई एल डी एल अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसमें डी एल भी है, थीटा भी है, डबल वेरिएबल है, इंटीग्रेशन में मुश्किल होगा। तो फिर हम लोग क्या करें, सिंस डी थीटा इक्वल टू डी एल बाई आर, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सबको पता होगा, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो फिर यहां से डी एल इक्वल टू हो गया आर डी थीटा हो गया, रख लीजिए अब यहां पर। तो फिर डी ई कॉस थीटा इक्वल टू दिस इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई एल अपॉन आर स्क्वायर, नीचे कांस्टेंट सब साइड कर रहे हैं, dl के जगह पर आर डी थीटा, ये हो गया आर इंटू आर डी थीटा, रख लिया dl के जगह पर कॉस थीटा। चलिए अब आ गया हमारा रिजल्ट छोटा सा। नाउ दिस इक्वल टू के अब के हम लोग लिख रखे हैं 1/4πε0 को। अब देखिए 1r कैंसिल हो गया है, तो ये हो गया क्यू एल, नीचे एल आर, कॉस थीटा को पहले लिख लीजिए, कॉस थीटा डी थीटा। अब मेंशन करिए नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ब्रैकेट लिख लीजिए ई वेक्टर एट पॉइंट सी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा करेंगे, कांस्टेंट को बाहर रखिए, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब बच्चों लिमिट लेना है, तो देखिए यहां पर लिमिट हम लोग यहां से लेकर यहां तक ले सकते हैं। मतलब कि पीछे एंगल यहां से थीटा लिए हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से थीटा देख रहे हैं, तो यहां से यहां तक ये एंगल 90 डिग्री, पीछे π/2, अब फिर यहां से आगे एंगल π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो आप -90 डिग्री टू +90 डिग्री लिमिट ले सकते हैं एंगल की मदद से, या फिर आप चाहें तो यहां से यहां तक आप लिमिट ले लीजिए। थीटा यहां पर क्या होगा 0, क्योंकि एलिमेंट को यदि हम यहां ला दें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर थीटा 0 हो जाएगा। अब बढ़ते बढ़ते थीटा कहां तक जाएगा, 90 डिग्री तक ये एंगल बढ़ के जाएंगे। तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री इंटीग्रेशन करके और डबल कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इतना के लिए इंटीग्रेट कर दिए तो इसका डबल जो है पूरा हाफ रिंग होगा। तो जो आपको इच्छा करे, अब यहां से 2 रास्ते बता दिया हूं। चलिए मैं यहां पर ले रहा हूं -π/2 एक तरफ के एंगल, इधर से ठीक है क्लॉकवाइज एंगल -π/2, अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज एंगल +π/2 ले लिया, इंटीग्रेट कर दीजिए, हो गया, रिजल्ट आ गया आपका। नाउ दिस इज इक्वल टू के क्यू एल आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, -π/2 +π/2
नाउ या 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख लीजिए, क्यू अपॉन एल आर के, क्यू अपॉन एल आर साइन थीटा, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू क्या होगा 1 माइनस साइन माइनस पाई बाई टू क्या होगा -1, क्यों साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहां पर माइनस पाई बाई टू रखेंगे तो क्या होगा साइन माइनस पाई बाई टू इज माइनस साइन पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू 1, तो फिर ये हो गया हमारा के क्यू अपॉन एल आर 1 + 1 हो गया 2। अब बच्चों यहाँ के बाद अब आंसर मैच करनी है, बुक है तो आंसर तो मैच करेंगे, या फिर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो वहाँ पर चॉइसेस होंगे आपके पास, उससे मैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम ये जो k है इसका वैल्यू रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख लिया, k की वैल्यू रख लिया, q प्रॉब्लम में गिवन है, l गिवन है, r गिवन नहीं है, तो फिर r के लिए अब जरा हम सोच लें। तो जैसा कि देख रहे हैं ये हाफ सर्कल की लेंथ, जो हाफ सर्कल है इसकी जो लेंथ है ये कितना होगा पाई आर, तो एल पूरी रॉड की लेंथ जिसको फोल्ड किए हैं जिसको बेंड किए हैं उसकी लेंथ एल इक्वल टू क्या होगा पाई आर, तो फिर आर इक्वल टू आप यहां से निकाल सकते हैं एल अपॉन पाई, रख लीजिए यहां पे आर के जगह पर एल अपॉन पाई, तो न्यूमरेटर में 2 और आर के जगह पर एल अपॉन पाई, एल अपॉन पाई जो लिखेंगे तो पाई जाएगा न्यूमरेटर में, एक पाई से एक पाई कैंसिल, 2 से 4 को कैंसिल करिए तो फिर ये आ गया कितना न्यूमरेटर में q, डिनोमिनेटर में कितना है 2 एप्सिलॉन नोट l इंटू एल स्क्वायर। चलिए जरा देखते हैं आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा है यहीं q अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट एल स्क्वायर, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट एल स्क्वायर। अब डायरेक्शन किधर होगा, तो हम लोगों ने ऐड करा है d cos थीटा को, एंड सो डायरेक्शन विल बी अलोंग y एक्सिस, तो ये भी लिख लीजिए अलोंग y एक्सिस डायरेक्शन हो जाएंगे। चलिए बच्चों तो ये था हमारा हाफ सर्कल का प्रॉब्लम, फुल सर्कल का आपने किया, अब ये हाफ सर्कल का आपने किया। अब थिन रॉड का फिर प्रॉब्लम सामने दिख रहा है, ये थिन रॉड के बहुत सारे केसेस, बहुत सारे ही नहीं बल्कि मैक्सिमम केसेस मैंने करके डाल दिया है यूट्यूब के ऊपर, आप लोग उसको देखना चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, या एच सी वर्मा सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। थिन रॉड के 5 केसेस जो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं होता है केस, वो पूरा करके मैंने दे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 41 में आइए, क्या है 41 में, और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड, चलिए रॉड का प्रॉब्लम आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 कहा जा रहा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड, अभी मैं इसको ऐसे एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, वैल्यू बाद में रखूंगा। इस पूरे रॉड की लेंथ एल ले लिया हमने, थिन रॉड मान के चलेंगे, जैसा कि मैंने बताया है लेक्चर के दरमियान, थिन लिखा होता है कभी कभी नहीं लिखा होता, आप थिन रॉड मान के चलेंगे। अब ये L जो दे दिया गया, दिस L इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर ये दे दिए गए हमें। कैरी चार्ज प्लस 50 माइक्रोकूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ, इस पूरे पर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं चार्ज, पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना Q, इस पर चार्ज है Q प्लस Q चार्ज है इस पूरे पर, वैल्यू है 50 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ कूलम, Q हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द रॉड, रॉड के दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस बता रहे हैं, तब तो बच्चों ऐसे ज्वाइन कर दें आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर यदि वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये और ये डिस्टेंस मैं इसको a बोल देता हूं, a, ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है बट आप मान के चलिएगा, ये a और ये a, ये L/2 हो जाएंगे,
L/2, तो ये लेंथ भी L/2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस डिस्टेंस को R बोल रहा हूं, जो मैंने आपको लेक्चर के दरमियान बताया है। थिन रॉड से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला है उसमें मैंने एज्यूम किया था कि जिस पॉइंट P पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपने रॉड के ऊपर, थिन रॉड के ऊपर, थिन वायर के ऊपर, या लाइन ऑफ चार्ज बोल दे तो लाइन ऑफ चार्ज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम गिवन पॉइंट P। और ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P का फ्रॉम द थिन रॉड, इसको हम लोगों ने R लिया था। ठीक है, अपनी सिंबल में आ जाते हैं, क्योंकि हम आपको फॉर्मूला देंगे, जो निकाले हैं वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। अब A का वैल्यू प्रॉब्लम ने दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। अब बच्चों, हम लोगों ने जो थिन रॉड के लिए काम किया है पिछले लेक्चर में, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस लिया था हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल, इसको EX से डिनोट किया था। ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रॉड लिए थे हम लोग एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस, और पैरेलल टू रॉड हम लोगों ने लिया था वाई एक्सिस। अब ये ले लिया हमने वाई एक्सिस। अब EX का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला था, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला था, EX इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई L R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये EX लिया था हम लोगों ने। अब थीटा 1 थीटा 2 क्या, पॉइंट P को रॉड के लोअर एंड से ज्वाइन किया, इस एंगल को थीटा 1 लिए हैं। फिर पॉइंट गिवन पॉइंट P को रॉड के टॉप एंड से ज्वाइन किया, ये एंगल थीटा 2 लिए हैं। फिर हम लोगों ने EY निकाला है, EY इक्वल टू निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन L R cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब ये दोनों जो है बच्चों जनरल फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपके थिन रॉड के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, जैसे मैंने कर दिया है 5 केसेस, सारे हो जाएंगे। आइए अब हम लोग इसकी मदद लेते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, तब देखिए इन दोनों के इक्वल होने से आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर मिडिल पॉइंट पर हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो थीटा 1 यहाँ पर थीटा 2 इक्वल है, हेयर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। अब दोनों एंगल हैं इक्वल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ EX इक्वल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल Q अपॉन L R। अब R नहीं मालूम है, ठीक है, हम R निकाल लेंगे। अभी पहले आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 दोनों को एक सबस्क्रिप्ट में लाइए, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 कर लें तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा 1। अब बच्चों यहां से साइन थीटा 1 का वैल्यू ले लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन L R इनटू 2 साइन थीटा 1। अब थीटा 1 साइन थीटा 1 यहां से साइन लेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर की लेंथ, इसका लेंथ क्या होगा L/2, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट हो गया है, ये L/2 ये L/2, तो साइन थीटा 1 हो गया हमारा L/2 अपॉन A 2 से 2 कैंसल हो गया। चलिए नाउ दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन L R। अच्छा, L से L भी कैंसिल हो रहा है, यस, L से L भी कैंसिल हो गया, तो Q अपॉन R नीचे हो गया A। अब पहले EY का वैल्यू भी निकाल लीजिए, EY इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन L R। नाउ cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, देखिए बच्चों ये तो दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा 0 हो जाएंगे, एंड सो EY हो गया हमारा 0। तो फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू कितना
यहीं ई एक्स हो जाएंगे, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, तो ई एक्स हो जाएगा रिजल्टेंट, दिस इज ई एक्स, और ई एक्स इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर ए। चलिए बच्चे एकदम छोटा सा इक्वेशन आ गया। अब वैल्यू रख लीजिए फटाफट, निकल जाएंगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो नाउ सबसे पहले अब हम आर का पता लगा लेते हैं। चलिए इसको इक्वेशन 1 सपोज कर रहे हैं, आर का पता लगाते हैं। तो आर इक्वल टू क्या होगा, अब ये लेंथ ए आपको मालूम है, ठीक है 0.1 मीटर, ये लेंथ भी आपको मालूम है L/2, L/2 कितना होगा, L/2 इक्वल टू निकाल लीजिए तो 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लें हम लोग, r इक्वल टू निकाल लेंगे यहां से, तो r इक्वल टू अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो फिर r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर 0.01 माइनस L/2 का स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर 0.0025, ठीक है। अब डालिए इसको इस इक्वेशन के अंदर, तो फिर E इक्वल टू रख रहे हैं वैल्यू, अब इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q का वैल्यू है आपका 50 10 पावर माइनस 6, एक 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 इंटू 10 टू द पावर -5 ये हो गया R की वैल्यू। अब यहाँ से इसका रूट निकाल के रख देंगे हम लोग यहाँ पर, या फिर आप सेंटीमीटर में भी चाहें तो 100 हो गया ये, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर तो 25, ओके। तो फिर सेंटीमीटर में भी आप काम कर सकते हैं चाहें तो, या मीटर में कर लीजिए, जो आपको इजी कंफर्टेबल फील हो। मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 0.01 माइनस 0.0025। नाउ ए का वैल्यू कितना 0.1। अब आप इसको ज़रा सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करके क्या मिलता है हमें। चलिए मैं इसको ज़रा सॉल्व कर देता हूँ। ये मिल रहे हैं 5.19 इंटू 10 टू द पावर 3। अब थोड़ा सा इसमें नहीं 10 टू द पावर 7 आवेगा, 10 टू द पावर 7 और थोड़ी सी आंसर में राउंड ऑफ में देख रहा हूँ 5.19 जो है इसको 5.2 भी लिखा जा सकता है, राउंड ऑफ कर दें यदि इसको तो ये हो जाएगा 5.2 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। चलिए यही आंसर है हमारा। मेथड बहुत ही अच्छा, बहुत ही छोटा मेथड आपके सामने मैंने कर दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। 42 में थोड़ा मैं रिंग का फिर से एक आइडिया दे देता हूं आपको, जो आपने निकाला है सर्कुलर रिंग में रेडियस इसके r, डिस्टेंस x पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था हमें दाईं तरफ, चार्ज हम लोगों ने प्लस क्यू लिया था। देन E इक्वल टू क्या मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब यही पूछ रहा है हमसे कि ये पॉइंट P जो है रिंग से कितने डिस्टेंस पर लेंगे जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मैक्सिमम हो। तो कुछ नहीं, E जो है जैसा कि देख रहे हैं x का फंक्शन है, dE/dx इक्वल टू 0 कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दीजिए, x अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग लिख लें, थोड़ा सा लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ये लिख लीजिए, अच्छा रहेगा समझने में। E इक्वल टू
1/4πε0 qx अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब फॉर मैक्सिमम ई मैक्सिमम के लिए dE अपॉन dx इक्वल टू 0। तब dE अपॉन dx 0। अब इसको रखते हैं E के जगह पे, कांस्टेंट को आउट करिए, 1/4πε0 कांस्टेंट, Q कांस्टेंट आउट कर दिया, D के साथ डिफरेंशिएशन के अंदर ये रह जाएंगे रेशियो, तो dx अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये रह गया अंदर, अपॉन dx इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएशन ऑफ रेशियो हो गया, ये टर्म जाएगा राइट साइड, 0 अपॉन एनीथिंग इक्वल टू 0। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो चलिए न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन dx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx इनटू डिनोमिनेटर इनटू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करिए, माइनस साइन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन d r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन dx, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है आपका, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आराम से पहचानिए। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इनटू न्यूमरेटर यानी x, अब डिवाइडेड बाय क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, लेकिन दाईं तरफ है 0, तो फिर नीचे जो डिनोमिनेटर स्क्वायर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर स्क्वायर नीचे छोड़ दीजिए लिखना। अब इसको सॉल्व करते चलिए, आगे की तरफ अपने आप x का वैल्यू निकल जाएंगे। तो कभी भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करें प्रॉब्लम में तो डिफरेंशिएट करके 0 करिए। अब कैलकुलस में हमने आपको ये सब पढ़ाया है, यदि आप लोग देखना चाहें कैलकुलस तो 11 की जो काइनेमेटिक्स का प्लेलिस्ट है उसमें कैलकुलस आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, आप चाहें तो देखिए वहां से। चलिए तो इसको पूरा करते हैं हम लोग, dx/dx तो 1 हो गया, क्या बचा हमारे पास r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस, अब देखिए इसमें क्या है, dx पावर n का फॉर्म है, तो पहले पावर का काम कर लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है dx पावर n/dx क्या होता है, nx की पावर n-1, तो पहले पावर की काम कर लेते हैं, ये n, तो ये हो गया 3/2, पावर इस पर 3/2 -1 n-1, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 3/2 -1 करिए, ठीक है, तो 3/2 -1 करिए तो कितना बचेगा, 3 - 2 1/2 बचेंगे, तो पावर हो गया 1/2। अब अंदर की जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन करिए, r स्क्वायर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, dx² करेंगे तो क्या होगा, dx² करेंगे तो क्या होगा 2x, यहाँ से देख लीजिए। चलिए थोड़ा हिंट कर देता हूं जिससे कि समझने में थोड़ा भी परेशानी ना हो आपको। तो x² का हो गया 2x और इंटू x ऑलरेडी यहाँ पर है, इंटू x इक्वल टू 0। सॉल्व करते चलिए, अपने आप जो है x निकल जाएंगे। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, इसको कॉमन निकाल लीजिए, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लिया यदि, तब देखिए 3/2 -1/2 करेंगे, इसमें से निकाल लिया हमने इतना, तो फिर पावर में से पावर माइनस करिए, 1/2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएंगे, तो ये बचेगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेंगे, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया है, नाउ ये आउट हो गया, कॉमन निकल गया है, माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए फ्री टर्म हो गया है, ठीक है, तो फिर ये तो 0 होगा नहीं, ये टर्म होगा हमारा 0, दो टर्म की प्रोडक्ट 0 है, ये तो 0 होने वाला नहीं है क्योंकि सम है, तो फिर दिस इज 0। अब इसको लिख लीजिए, देयरफॉर r स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें x चाहिए, तो फिर 2
एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो फिर यहाँ से करते जाइए, अपने आप अब निकल गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर बाई 2। तो फिर x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू यहाँ आ गए हम लोग, x इक्वल टू क्या होगा, रूट लीजिए, आर स्क्वायर का r हो गया, 2 का हो गया √2। दैट मीन्स की x की वैल्यू फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड r बाई √2 होना चाहिए। चलिए बच्चों ये निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। और आप लोग जो हैं कॉन्सेप्ट्स लीजिए अच्छी तरह से पहले और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स फुल है अपने लेक्चर के दरमियान, 100% पर है कॉन्सेप्ट आपका, इसलिए आप कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बुक का सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है देखिए। 43 में है कि वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। एक वायर है, इसको रेगुलर हेक्सागोन के फॉर्म में 1 2 3 4 5, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, रेगुलर हेक्सागोन, ये रेगुलर हेक्सागोन कितने हुए 1 2 3 4, नहीं ये हेक्सागोन बनाना है, 6 साइड्स, ठीक है, इक्वल लेंथ के 6 साइड्स लेनी है हमें। इक्वल लेंथ के 6 साइड्स लेनी है। ये हमने बना लिया, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, बट रेगुलर हेक्सागोन आपको बनाना है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन। अब देखिए सारे साइड के लेंथ, प्रॉब्लम में देखिए तो क्या लिखा है, चार्ज इस पर क्यू है, ठीक है, साइड के लेंथ नहीं लिखा है, तो अपने से एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए साइड के लेंथ ए, सभी साइड के लेंथ ए हो गया। सभी कॉर्नर पर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज क्यू 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 क्यू, सभी कॉर्नर पे चार्ज क्यू है, दिखा दिया हमने। अब क्वेश्चन कर रहा है हमसे, क्या कर रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों ये तो बिना निकाले बोल सकते हैं, हमने जो आपको सर्कुलर रिंग जिस समय पढ़ाया है, ड्यू टू सर्कुलर रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वहीं पर हमने बताया था आपको कि सर्कुलर रिंग के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, और जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं सभी के कॉर्नर से एक सर्कल पास करता है, और सर्कल के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, 0। तो बिना कुछ किए हुए आप यहाँ पर बोल सकते हैं 0, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन के सभी कॉर्नर से एक सर्कल पास करता है, और सर्कल पर इक्वल डिस्टेंस पर यदि चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अराउंड सर्कल, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। चलिए 44 में आते हैं। 44 में क्या है, सर्कुलर लूप, सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए कैरीज टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। कोई सर्कुलर लूप है, अब ये जो सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप का प्रॉब्लम हमें बता रहा है, जो सर्कुलर लूप है इस पर टोटल चार्ज है क्यू, ठीक है, टोटल चार्ज इस पर है क्यू। अब क्वेश्चन कर रहा है आपसे, स्मॉल लेंथ डीएल ऑफ वायर इज कट ऑफ, इसमें से स्मॉल लेंथ वायर का काट दिया हमने, मान लीजिए इतना बड़ा पार्ट हमने काट दिया, अब इसकी लेंथ को कर रहा है प्रॉब्लम, इतने बड़े पार्ट के लेंथ को कर रहा है डीएल, इतना बड़ा पार्ट काट दिया हमने लूप में से। देन क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग वायर, रिमेनिंग वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। अभी बच्चों जैसा कि सामने में है, सर्कल के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देख रहे हैं, 0, तो इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। अब जैसा कि वेक्टर में पढ़े हैं, 2 वेक्टर इक्वल अपोजिट होते हैं तो उनका सम क्या होता है, 0। तो फिर यहाँ पर जब ये पूरा रिंग है तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, ठीक है।
अब इतने बड़े पार्ट को यदि काट दिया आपने तब क्या होगा, चलिए इसको फिगर में सेकंड करता हूं और इससे पहले जो बातें प्रॉब्लम ने कहा है वो फिगर में ले लेता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब ये है सर्कल, हमारा सर्कुलर लूप है, चार्ज इस पर है Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फिर इसके सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगा जीरो, तो डेफिनेटली इस पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अब मैंने इस डीएल लेंथ की जो पार्ट है, ये डीएल लेंथ की जो पार्ट है, इस पार्ट पे सपोज कर दे रहा हूं चार्ज dq। अब इस dq को पार्ट 1 बोल देता हूं, पार्ट 1। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब आप रखेंगे ये क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, ये E1 हो गया। अब बच्चों जीरो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होने के लिए यहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अपोजिट और इसके इक्वल। तो वो जो बाकी पार्ट है, ये जो बाकी पार्ट है, इस पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होना चाहिए E1 के इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए यदि इस पार्ट को काट के हटा दिया, इस पार्ट को, इसको फिगर 1 ले लीजिए, यदि इतना बड़ा पार्ट काट के फेंक दिया आपने तो तब अब क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2, ठीक है, और E2 E1 दोनों क्या है, इक्वल। E1 इज इक्वल टू E2। E2 मतलब सेकंड पार्ट मतलब इस पार्ट के अलावे जो पार्ट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये पार्ट 2 हमारे सामने है, इतने बड़े पार्ट को फेंक दिया आपने। तो हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो E2 की जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, जो E2 का मैग्नीट्यूड होगा E1 के इक्वल होगा। अब E1 कितना होगा आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि रेडियस है R, सर्कल का रेडियस है R, तो फिर E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज dq, डीएल लेंथ में चार्ज dq अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, सर्कल के रेडियस r स्क्वायर। अब dq का वैल्यू निकाल लीजिए, यूनिटरी रूल लगाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dq निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पूरे 2 पाई r लेंथ पर, 2 पाई r लेंथ पे टोटल चार्ज है q, ठीक है, ऑन लेंथ, इसको हटा दें, पीछे वाले प्रॉब्लम का एक कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको हटा दे रहे हैं। ऑन लेंथ 2 पाई r चार्ज कितना है Q, तो फिर ऑन लेंथ यूनिटी चार्ज कितना होगा Q अपॉन 2 पाई r, तो फिर ऑन लेंथ dl कितना चार्ज होगा, ऑन लेंथ dl चार्ज विल बी इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई r इंटू dl, ये हो गया dq, रख लीजिए, dq की वैल्यू रखिए, तो कितना होगा Q अपॉन 2 पाई r, dq का वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, dl अपॉन r स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू q dl न्यूमरेटर में, नीचे 4 2 जा 8 हो गया, इंटू पाई कर लीजिए, पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एक जगह कर लें, आर क्यूब एक जगह कर लें। तो देखिए जो बाकी पार्ट है उसकी वजह से जो E2 होगा, E2 का वैल्यू हो जाएंगे इतना, और डायरेक्शन किधर देख रहे हैं, टुवर्ड्स द एलिमेंट। आंसर चेक करिए, आंसर पास में है,
तो आंसर चेक कर लीजिए। 44 का आंसर क्या है हमारा? आंसर है क्यू डी एल न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में है कितना? 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, यानी कि रेडियस की लेंथ इसमें ओके ए दे रखा है, ठीक है ना। तो रेडियस ए दे रखा है, तो हम यहाँ पर ए लिख लेंगे। तो फिर ये हो जाएगा हमारा क्यू डी एल 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। रेडियस को ए बोल दिया प्रॉब्लम में, तो ए ले लेंगे हम लोग। चलिए बच्चों, इस तरह से कॉन्सेप्ट सब आपको पूरे हैं, बस थोड़ी सी जो है आपको हल्की फुल्की सोचना है और कुछ नहीं। एक प्रॉब्लम और हम लोग जल्दी से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पर आइए। नंबर 45 में क्या बोला गया है? बोला गया है कि पॉजिटिव चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम इट्स सेंटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ड्यू टू द चार्जेस अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। देखिए बच्चों, अब दे दिया गया हमें कोई क्यूब है, कंडक्टर का बना हुआ है क्यूब, ठीक है। ये क्यूब बना लीजिए जल्दी जल्दी। और ये कंडक्टर का बना हुआ क्यूब है। अब जैसा कि आप पढ़े हैं लेक्चर के दरमियान, गॉसेस लॉ के समय भी पढ़े हैं, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो जो प्रॉब्लम अभी की है वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगने वाला है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, या एक पॉइंट P यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यदि कोई चार्ज रखते हैं आप Q, यहाँ से प्रॉब्लम कर रहा है D डिस्टेंस पर रखा आपने, तो बच्चों इस Q की वजह से, मान लीजिए इसको चार्ज नंबर 1 में बोल देता हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा, इधर रिपल करेगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से हो गया E1 दाईं तरफ, ठीक है। E1 हो गया बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड के तरफ E1। अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगा? ये जो क्यूब है इस पर जो इंड्यूस चार्ज आएंगे, ड्यू टू दिस चार्ज जो इंडक्शन होगा, इंड्यूस चार्ज आएगा इस पर क्यूब के ऊपर, तो इसकी वजह से डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होना चाहिए। इसको बॉडी नंबर 2 कर देता हूं। इसकी चार्ज की वजह से पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होना चाहिए दाईं तरफ। तो फिर पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के लिए E2 मस्ट बी इक्वल टू E1 और डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करता है। और ये सब चीज पढ़े हैं आप लोग लेक्चर के दरमियान, गॉसेस लॉ पे पढ़े हैं आप लोग ये सब, तो फिर यूज कर लीजिए। अब E1 इक्वल टू 1 चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस d स्क्वायर। ये वैल्यू निकल गया, लेकिन हमसे E2 पूछा गया है, तो E2 का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स द गिवन चार्ज। लिख दीजिए टुवर्ड्स Q, टुवर्ड्स गिवन चार्ज। चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ तक आ गए हैं करते हुए। और अब ड्यू टू बॉडीज हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम कर लिए हैं। गॉस लॉ में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है। 3D बॉडीज में इलेक्ट्रिक फील्ड, 3D बॉडीज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं आप। अब और भी जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखें, लेकिन आप लोग जो हैं लेक्चर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है उसको जरूर देखिएगा, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका हमेशा स्ट्रांग बना रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।